तो आप ये नहीं बोल सकते कि अब मैं इस कॉलेज को जो है वो छोड़ना चाहता हूँ, आपको वो ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। एज पर दिस रूल इन्होंने ये बताने की कोशिश किया। अब ये चेंज भी हो सकता है अगर ये लोग नोटिस जारी करते हैं तो, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा रूल नहीं था। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर तक ऐसा रूल बिल्कुल नहीं था और इस साल इन लोगों ने किया है। लास्ट ईयर तक बच्चे क्या करते थे कि अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वही कॉलेजेस फिल करें जो आपको मिल गई तो आप उनके अंदर में जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि मज़े लेने के लिए कुछ भी फिल कर दिया और बाद में मिल गई तो आप जाए नहीं उसमें, वरना आपका 1 साल है वो ख़राब हो जाएगा। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैट्रिक्स के नीट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है नीट यूजी 2024 जो काउंसलिंग शुरू होने वाली है उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आ गया है, पहले उसका स्केड्यूल भी आ गया था। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन के बाद में जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो कैसा रहेगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये सारे कैसे होने वाले हैं, इनके अंदर में क्या कंडीशंस रहने वाली है, वो सारी चीज़ें हैं वो हम आज डिटेल के अंदर में डिस्कशन करेंगे। फिर लास्ट में अपन कुछ FAQs भी लेंगे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो जनरली लोगों के डाउट होते हैं, तो वो भी अपन डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो हालांकि थोड़ा सा लंबा होगा, बट अगर आपने इसको पूरा देख लिया है तो फिर आपके एक भी डाउट इस काउंसलिंग से संबंधित नहीं बचेगा। और कुछ ऐसा बच भी जाए तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई जो है वो कर दूँगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जो नीट यूजी 2024 काउंसलिंग है, ये बेसिकली ऑल इंडिया कोटा के लिए MCC करवाने वाली है। इसके अंडर में जितने भी जो स्टेट की कॉलेजेस होती हैं उनका जो 15% सीट्स होती हैं उनकी काउंसलिंग होती है, एम्स की काउंसलिंग होती है, और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भी इसके अंदर में जो काउंसलिंग है वो 100% सीट्स के लिए होती हैं। ESIC कॉलेजेस होती हैं उनकी भी इनके अंदर में काउंसलिंग होती है। BDS, MBBS, नर्सिंग, इन तीनों कोर्सेज की काउंसलिंग जो है वो MCC करवाती है। अब इनके राउंड्स अपन देखते हैं कि किस तरीके से जो है इनके राउंड्स हैं वो चलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपन ये फ्लो चार्ट है वो पूरा बेसिकली स्टडी करें कि कैसे कैसे प्रोसेस होगा, तो आपकी जो वेबसाइट है www.mcc.nic.in, इससे मतलब रजिस्ट्रेशन आपको करना है। रजिस्ट्रेशन जो है वो आज शुरू हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके लिए भी अपन एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको 2 टाइप का फ़ी पे करना है, एक तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी और दूसरा सिक्योरिटी फ़ीस होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, वो रिफ़ंड नहीं होगी। सिक्योरिटी फ़ीस अगर आपने MCC के जो भी अभी मैं रूल्स आपको बताऊँगा, अगर आपने इनको फॉलो किया, रूल्स को वायलेट नहीं किया, तो आपको जो है वो आपकी सिक्योरिटी फीस वापस मिल जाएगी। तो किस तरीके से अपन काउंसलिंग करेंगे तो अपने को सिक्योरिटी फीस मिलेगी, ये भी अपन इस वीडियो के अंदर में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो भी ये फीस मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन फ़ी और जो सिक्योरिटी फ़ी है, ये आपने पे कर दी। पे करने के बाद में क्या होगा, आपको चॉइसेस फिल करनी है अपनी, जो भी कॉलेजेस आपको लेनी है अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, वो आपको इसके अंदर में फिल करनी रहेंगी। फिल करने के बाद में क्या होगा, वो लॉक हो जाएंगी। या तो आप खुद लॉक कर देंगे उनको या फिर ऑटोमेटिकली भी लॉक हो जाएंगी अगर आप लॉक नहीं करेंगे लास्ट डेट पे। फिर क्या होगा, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। फर्स्ट राउंड का जब रिजल्ट आएगा तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो आपको कॉलेज अलॉट होगी या फिर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगी। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगी तो आपको जो है वो डायरेक्टली आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और राउंड 2 में आपको चॉइसेस ही फिल करनी है, कोई दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आपने राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई तब। अगर राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट होती है तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या आप उस कॉलेज को लेंगे या फिर आप उस सीट को जो है वो ड्रॉप कर देंगे। जो कॉलेज आपको अलॉट हुई अगर आपने उसको छोड़ दिया तो उसको फ्री एग्जिट बोलते हैं। इसमें आपकी कोई सिक्योरिटी है वो जब्त नहीं होगी, कोई भी सिक्योरिटी आपकी फॉरफिट नहीं होगी। आप डायरेक्टली आप राउंड 2 के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रेश चॉइसेस फिल करके। अगर आपने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया राउंड 1 में जो अलॉट हुई थी, फिर उसके बाद में आपको ये लगता है कि ये कॉलेज तो मैंने अपनी सीट है वो रिजर्व कर ली है, सिक्योर हो गई है, बट मैं राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, जब आप फिजिकली रिपोर्टिंग करने उस कॉलेज के अंदर में जाएंगे तो वहाँ पे जब अपने डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल जमा करवा देंगे, जमा करवाने के बाद में जो है वो आप वहाँ पे ये बात बोलेंगे कि मेरे को जो है वो अपग्रेड करनी है सीट, सो बेसिकली आई वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑल्सो। तो वो आपका जो अपग्रेडेशन है उसको टिक कर देंगे। फिर राउंड 2 के अंदर में जो है वो आप दोबारा से चॉइसेस हैं वो फिल करेंगे। राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए हुए कैंडिडेट को
चाहे उसको सीट अलॉट हुई हो या नहीं हुई हो, राउंड 2 के लिए उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ चॉइसेस फिल करनी है अगर वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो। फिर अगर अपन बात करें राउंड 2 की, राउंड 2 के अंदर में बेसिकली क्या है, आपको चॉइसेस फिल करनी है। जैसे ही आपने चॉइसेस फिल करी, इसका रिजल्ट आया। अब दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट ने राउंड 1 के अंदर में कॉलेज फिल करी थी और उसको मान लो सपोज एक्स कॉलेज मिल गई थी और राउंड 2 के अंदर में अब उसको वाई कॉलेज अलॉट हो गई है, तो बेसिकली उसको क्या करना है, एक्स कॉलेज में जाना है, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं और वाई कॉलेज के अंदर में उसको डिपॉजिट जो है वो करवाना है। जब आप एक्स कॉलेज में जाओगे तो आपको जो है वो एमसीसी का राउंड 2 का अलॉटमेंट लेटर भी साथ में लेके जाना है, ताकि वो आपके पास में प्रूफ रहेगा कि ये हमारा जो लेटर है वो एमसीसी ने जारी किया और हमको ये कॉलेज मिली है, तो कृपया आप जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स वापस करें। वो आपको डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे और वो अपनी कॉलेज का जो एक्स कॉलेज मिली थी उसका एक रिलीविंग लेटर देंगे कि हाँ हम इनको जो है वो फ्री कर रहे हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो रिलीविंग लेटर है प्लस अलॉटमेंट लेटर हो गया आपका, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जो है वो वाई कॉलेज के अंदर में डिपॉजिट कराने। तो एक केस तो ये हो गया कि आपको जो है वो कॉलेज चेंज हो गई, तो आप क्या करेंगे, उस कॉलेज के अंदर में जाएंगे और वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेंगे। राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज चेंज हो गई, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर से जो क्या होगा, अगर आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है वो आपको उस कॉलेज में जाने के बाद में वहाँ पे विलिंगनेस शो करनी है कि हाँ मैं अपनी जो कॉलेज है उसको और अपग्रेड करना चाहता हूँ। सो बेसिकली आई वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 ऑल्सो। तो ये जो फ्लो चार्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अगर किसी कैंडिडेट को राउंड 2 के अंदर में ही उसने चॉइस फिल करी थी, उसको कॉलेज अलॉट नहीं होती है, तो वो डायरेक्टली राउंड 3 के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकता है दोबारा से अपनी चॉइसेस फिल करके। बट अगर आपको जो है वो कॉलेज अलॉट हो गई और आपने जो है वो कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया, राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट हुई और आपने उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया, तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो जब्त हो जाएगी, आपकी जो सिक्योरिटी है वो फॉरफिट हो जाएगी। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, अगर आप राउंड 2 के अंदर में कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हैं अलॉटेड कॉलेज को, तो आपकी जो सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। फिर अगर आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके फिर से पेमेंट आपको जो पूरा है वो जमा करना पड़ेगा, तभी आप जो है वो काउंसलिंग के अंदर में राउंड 3 में भाग ले पाएंगे। एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है कि अगर किसी कैंडिडेट को राउंड 2 के अंदर में सीट अलॉट होती है, वो उस सीट को जो है वो ज्वाइन भी कर लेता है, अपनी जो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट भी कर देता है, तो उसके बाद में जो है वो राउंड 3 के लिए वो अपग्रेड कर सकता है, उसमें रिज़ाइन नहीं कर सकता। रिज़ाइन नहीं करने का मतलब, अगर मान लो आपको कोई सपोज एसपीएमसी बीकानेर है वो अलॉट हो गया राउंड 2 के अंदर में और आपने वहाँ पे जाके विलिंगनेस शो कर दी कि मेरे को अपग्रेड करना है, तो फिर जो राउंड 3 के अंदर में आप चॉइसेस फिल करेंगे, उस टाइम में आपको राउंड 3 में कोई भी कॉलेज अगर अलॉट हो गई है तो आप ये नहीं बोल सकते कि अब मैं इस कॉलेज को जो है वो छोड़ना चाहता हूँ, आपको वो ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। एज पर दिस रूल इन्होंने ये बताने की कोशिश किया। अब ये चेंज भी हो सकता है अगर ये लोग नोटिस जारी करते हैं तो, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा रूल नहीं था। अब जो है वो अपन राउंड 2 तक डिस्कशन कर चुके हैं कंप्लीट। अब राउंड 3 से अपन स्टार्ट करते हैं। राउंड 3 के अंदर में कोई भी पर्सन आता है जो पार्टिसिपेट करता है, अगर उसको कॉलेज अलॉट हो जाती है, अलॉट होने के बाद में अगर वो कॉलेज को ज्वाइन नहीं करता है, तो वो आगे की जो भी काउंसलिंग है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होने वाला है, उससे वो बाहर हो जाएगा, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। बट अगर पर्सन को सीट अलॉट होती है, अलॉट होने के बाद में जो है वो क्या करता है कि अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ वो कंप्लीट कर लेता है, भले ही वो चाहे अपग्रेडेड होके उसको सीट अलॉट हुई हो, चाहे फ्रेश उसको सीट अलॉट हुई है। अगर अपग्रेडेड सीट अलॉट हुई है, अपग्रेडेड मतलब राउंड 2 में उसको कोई कॉलेज अलॉट हो रखी थी, फिर वहाँ पे उसने अपग्रेड का ऑप्शन चूज किया था और राउंड 3 में उसको कोई एक नई कॉलेज अलॉट हुई, तो राउंड 3 वाली कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहले उसको राउंड 2 में अलॉटेड कॉलेज में जाना पड़ेगा, अपना अलॉटमेंट लेटर लेके जाना पड़ेगा एमसीसी से डाउनलोड करके वेबसाइट से। वो लेटर जब आप उनको दिखाएंगे तो आपके जो जमा डॉक्यूमेंट्स है वो दे देंगे, प्लस साथ में आपको रिलीविंग लेटर देंगे। वो दोनों चीज़ें आपको जो है वो राउंड 3 में जो अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पे जमा करवानी पड़ेंगे। और किसी को अगर फ्रेश कॉलेज अलॉट हुआ राउंड 3 के अंदर में, तो आपको डायरेक्टली जाके जो है वो कॉलेज में ज्वाइन कर लेना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उन डॉक्यूमेंट्स के साथ में। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई और उसने ज्वाइन कर लिया,
तो उसके बाद में ना तो वो रिज़ाइन कर सकता है, मतलब ना तो वो सीट छोड़ सकता है, ना वो सीट अपग्रेड कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि अगर राउंड थर्ड में एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो आप उस सीट को रिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में चलता है कि इधर तो तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट कर ही लिया ऑल इंडिया के, अब स्टेट के भी तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। ना, यहाँ पे तीसरे राउंड का जैसे रिजल्ट आएगा, जो लोग ज्वाइन कर लेंगे उनका डेटा जो है वो स्टेट के साथ में शेयर होगा, और उनके साथ में जब शेयरिंग हो जाएगी तो वो लोग उन लोगों को ब्लॉक कर देंगे जिनको यहाँ पे सीट अलॉट हो गई थी। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो लोग उनको ब्लॉक कर देंगे जिन्होंने वो सीट अलॉट करके ज्वाइन कर लिया, उन लोगों को पार्टिसिपेट ही नहीं करने देंगे। एक और नया रूल इसके अंदर में आया है स्ट्रे वैकेंसी से रिलेटेड, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो बेसिकली क्या रूल है, तो उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। ये राउंड थर्ड तक अपन डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्ट्रे पे अपन आते हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर में क्या है, कौन लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे? तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर में वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनको या तो अभी तक कोई कॉलेज अलॉट हुई नहीं है, या फिर अगर अलॉट भी हुई है तो राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर में अलॉट हुई है, राउंड थर्ड में उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। क्योंकि अगर राउंड थर्ड में आपको कॉलेज अलॉट हुई और अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया तो आप स्ट्रे में वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी लोग स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट करेंगे उनको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और चॉइस फिलिंग तो जैसे हर राउंड में फ्रेश रहती है। उसमें 2 कंडीशन है, या तो आपको सीट अलॉट होती है या नहीं होती है। नहीं होती है तब तो कोई केस ही नहीं है। अगर सीट अलॉट हुई और अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो ठीक है, सब बढ़िया है। अगर आपने सीट है वो ज्वाइन नहीं करी तो आपकी सिक्योरिटी तो जब्त होगी, उसके साथ में आप आने वाले 1 साल के अंदर में नीट की एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे और एमसीसी की किसी भी काउंसलिंग के अंदर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल खास ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वही कॉलेजेस फिल करें जो आपको मिल गई तो आप उनके अंदर में जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि मज़े लेने के लिए कुछ भी फिल कर दिया और बाद में मिल गई तो आप जाए नहीं, उसमें वरना आपका 1 साल है वो ख़राब हो जाएगा। अब है ये अपन ने फ्लो चार्ट ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो भी अपन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें कुछ बातें लिखी हैं कि जो ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आपने सबमिट किए थे उन्हीं से ही आपका जो है वो काउंसलिंग प्रोसीजर होगा। तो ऐसा उन्होंने और भी बातें हैं वो यहाँ पे बताई कि ईमेल आईडी और जो SMS है वो आपके मोबाइल नंबर पे आएंगे। ये आप थोड़ा पढ़ लेना खुद से। अब अपन थोड़ा नीचे आ जाते हैं कि राउंड 1 में क्या क्या रूल्स हैं वो इन्होंने बताए। हालांकि अपन ने ऊपर कवर कर लिया बट फिर से एक बार फटाफट इनको अपन पढ़ लेते हैं। तो ये इन्होंने बताया है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो आपको जमा करनी रहेगी और सिक्योरिटी अमाउंट भी आपको जमा करना रहेगा। फिर आप अपना जो है वो चॉइसेस फिल करेंगे। फिल करने के बाद में जो है वो उसका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आने के बाद में जो अगर आप फिजिकली रिपोर्टिंग करते हैं तो आप उस कॉलेज में ज्वाइन कर लेंगे जाके, और अगर आपको आगे भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप अपग्रेड कराना चाहते हो तो वहाँ पर आपको विलिंगनेस शो कर देनी है। फिर उसके बाद में राउंड 2 का इन्होंने जिक्र किया है कि राउंड 1 में जिनको कॉलेज नहीं अलॉट होती है वो लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया उनको दोबारा से कोई रजिस्ट्रेशन करने का नीड बिल्कुल नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि फ्रेश जो रजिस्ट्रेशंस होंगे वो वही लोग करेंगे राउंड 2 के अंदर में जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उसका जो है वो अलॉटमेंट हो जाएगा। अलॉटमेंट होने के बाद में आप जो है वो उनको ज्वाइन करना चाहते हैं कॉलेज के अंदर में, राउंड 2 की जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे जाना है डॉक्यूमेंट जमा कराने और वहाँ पे जो है वो आपको ज्वाइन कर लेना है। बट अगर जिन लोगों को राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुई थी और राउंड 2 के बाद में एक नई कॉलेज अलॉट हो गई, अपग्रेडेशन उन्होंने पार्टिसिपेट किया था राउंड 1 के अंदर में, तो उन लोगों को जो है वो राउंड 1 वाली अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना है, वहाँ से रिलीविंग लेटर और अपने डॉक्यूमेंट्स लेने और वो उनको राउंड 2 में जमा कराने। बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर सी चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस करी हैं, सेम जो है वो राउंड 3 के अंदर में जो हमने डिस्कशन है वो किया है। फिर अगर अपन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अपन बात करें तो एक पॉइंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे सबसे काम की चीज़ लगी और जो लास्ट ईयर और इस वाले ईयर के अंदर में चेंज है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी बातें हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसमें लिखा हुआ है कि डेटा विल बी शेयर्ड विद सेंटर एंड द स्टेट आफ्टर राउंड 3। मतलब जो सेंटर का डेटा होगा बेसिकली और स्टेट का होगा वो राउंड 3 के बाद में एक्सचेंज किया जाएगा। इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ his name in the list of allotted candidate in either center और state, मतलब जो भी कैंडिडेट को राउंड 3 के अंदर में अगर सीट अलॉट हो गई या तो सेंटर के अंदर में या स्टेट के अंदर में, ऐसे कैंडिडेट है वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ऑल इंडिया की स्ट्रे वैकेंसी राउंड में।
मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर तक ऐसा रूल बिल्कुल नहीं था और इस साल इन लोगों ने किया है। लास्ट ईयर तक बच्चे क्या करते थे कि अच्छा हमको स्टेट राउंड थर्ड में कॉलेज मिल गई और हम उस कॉलेज को छोड़ के आ गए, तो कोई बात नहीं, हम ऑल इंडिया की स्ट्रे वैकेंसी में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। बट इस बार इन लोगों ने ऐसा किया है कि चाहे स्टेट के थर्ड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुई हो या फिर ऑल इंडिया के अंदर में अलॉट हुई हो, आप ऑल इंडिया के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो मतलब अगर आपको राउंड थर्ड में स्टेट या ऑल इंडिया कहीं पे भी कॉलेज अलॉट हो जाए, तो अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के उसको छोड़िएगा, क्योंकि स्ट्रे में आप पार्टिसिपेट है वो ऑल इंडिया के नहीं कर पाएंगे। बाकी बातें हैं वो वही हैं जो हमने पहले डिस्कस करी हैं। अब ये कुछ FAQs हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, इसको आप जनरली पढ़ लेना। बाकी आपको MCC की जो वेबसाइट पे है उस पर जाके करना है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते टाइम कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो यस, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, अपनी मार्कशीट वगैरह हो गए, कुछ मार्कशीट के कुछ मार्क्स वगैरह भी आपको उसमें पूछेंगे। बाकी फिजिकल डॉक्यूमेंट का कोई ऐसा नीड नहीं पड़ेगा, वो आप जब रिपोर्टिंग करने जाएंगे तभी आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते टाइम क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वही नॉर्मली जो आपने नीट UG के अंदर में अप्लाई करते टाइम में भरी थी, ऑलमोस्ट सिमिलर सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कुछ नया नहीं चाहिए होगा। इस पर हालांकि एक नया वीडियो मैं बना दूंगा तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। हाउ एंड व्हेन आई हैड टू मेक द पेमेंट, आपको पेमेंट है वो कैसे करना है और कब करना है। तो कब, तो मतलब आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी और सिक्योरिटी फ़ी पे करेंगे। कैसे करना है, तो इन्होंने लाइक ऑप्शन दिए हैं कि नेट बैंकिंग से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, ये आप तरीके हैं इसके करने के। बट इसमें एक चीज़ मैं एडिट करना चाहूँगा कि जिस भी मेथड से आप पेमेंट करें, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका सिक्योरिटी अमाउंट आप उससे पे कर रहे हैं, तो अगर सिक्योरिटी जब्त नहीं होती है, आपका सिक्योरिटी वापस आएगा 1-2 महीने बाद में, तो उसी अकाउंट में वापस आएगा। तो मेक श्योर करिएगा कि आप ऐसे अकाउंट से पेमेंट करें जो आपका या तो खुद का हो या किसी ऐसे क्लोज पर्सन का हो जो आपको पैसे आए तो वापस दे दें। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, ई-मित्र वाले से जाके भरवा देते हैं फॉर्म। फिर होता क्या है कि वो बाद में कॉलेज पहुंच जाते हैं और फिर वो ई-मित्र वाले को रीच आउट करते हैं कि हमारा जी पेमेंट आया वापस करो। फिर वो दिक्कतें होती हैं, इतने सारे बच्चे उनसे फॉर्म फिल करवाते हैं और फिर बाद में वो उनको पैसा मिलता ही नहीं है उनको। तो इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखिएगा कि आपके साथ में जो है वो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। फिर उसमें अगला उन्होंने बताया कि किसी भी जो हम चॉइस फिलिंग करना चाह रहे हैं उसमें कोई लिमिटेशन है क्या कि इतनी चॉइसेस हम फिल कर सकते हैं। तो उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं, जितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं आप वो सारी की सारी भी फिल कर सकते हैं। ये पूछ रहा है कि कैन आई हैव सम आइडिया अबाउट द सीट आई एम लाइकली टू गेट एट माई रैंक, मतलब कि मेरी रैंक पे कौन सी कॉलेज मिलने वाली है, इसका कुछ आइडिया लग सकता है क्या। तो देखो ऐसा तो कोई मतलब टूल इन्होंने बना नहीं रखा कि जिससे आइडिया लग सकता है। हालांकि मैट्रिक्स के जरूर हमने वेबसाइट पे एक टूल बना के डाल रखा है जो लास्ट ईयर के हिसाब से जो क्लोजिंग रैंक रही थी उसके हिसाब से आपको जो राउंड थर्ड में आइडिया लग सकता है कि आपको क्या क्या मिल सकता है। उसका लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो उससे भी आप अपनी जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक है उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं कॉलेज की क्या मिल सकता है। बाकी ये भी सेम बात बोल रहे हैं कि आप जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसके अंदर में जाके आप PDF चेक कर लीजिए, बट इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं, हमने सिंप्लीफाई करके टूल बना रखा, उसको यूज करके आप चेक कर सकते हैं। इज इट नेसेसरी टू फिल अप द चॉइसेस एंड लॉक द चॉइसेस टू गेट सीट अलॉटेड, मतलब आपको लॉक करने की ज़रूरत है क्या। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉक करने का कोई ऐसा नीड नहीं है। अगर आप लॉक नहीं भी करते हैं तो जो राउंड 1 की जैसे मान लो चॉइस फिल करी आपने और जो लास्ट डेट है ना राउंड 1 की, वो तब तक ऑटोमेटिकली जो है वो लॉक हो जाएगी। सेम राउंड 2 राउंड 3 के साथ में भी सेम रहेगा। तो आप चॉइस से लॉक करना चाहो तो आप कर भी सकते हो, नहीं करना चाहो तब भी कोई इश्यू नहीं है। फिर अगला उन्होंने जो बताया है कि इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज ऑफ राउंड 1 टू गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। नहीं, अगर आप नेसेसरी बिल्कुल नहीं है। अगर आप ज्वाइन करते हैं राउंड 1 वाली कॉलेज तो आप राउंड 2 के अंदर में अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस शो करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर आप फ्री एग्जिट करते हैं तो आप जो है वो नॉर्मली राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि कोई कैंडिडेट है उसको राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुई है, अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो क्या उसको राउंड 3 में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत है। तो आंसर इज यस। अगर राउंड 2 में अगर उसको कोई भी कॉलेज है वो मिली, जो भी सिक्योरिटी जमा था वो फॉरफिट हो जाएगा, राउंड 3 में उसको दोबारा से फ्रेश पेमेंट करके जो है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
10th क्वेश्चन है, वो आर द एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट। तो बेसिकली सारे ही लोग एलिजिबल हैं सेकेंड राउंड के लिए, जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया हो या नहीं किया हो। अगला क्वेश्चन इसमें है कि राउंड 2 के लिए जो है वो एलिजिबल कौन नहीं है। तो राउंड 2 के लिए तो देखिए बेसिकली वही लोग एलिजिबल नहीं है, या तो उनके कोई पहले ही एनटीए ने या एमसीसी ने उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फर्जी पाया और उनको डिसक्वालीफाई कर दिया काउंसलिंग से, या दूसरे वो टाइप के लोग जिन्होंने राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया। राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन मतलब राउंड 1 या राउंड 2 में किसी में भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो वो लोग भी राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर 12th क्वेश्चन है, कैन ए कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड विदाउट सबमिटिंग फ्रेश चॉइसेस, कि राउंड सेकेंड में कोई भी पर्सन है वो पार्टिसिपेट कर सकता है क्या बिना चॉइसेस फ्रेश चॉइस फिल किए। तो आंसर इज नो। आपको हर राउंड के अंदर में जो फ्रेश चॉइसेस हैं वो फिल करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि पहले राउंड 1 में जो चॉइस फिल करी थी वही राउंड 2 में काम आ जाए, वही राउंड 3 में काम आ जाए। आप डेफिनेटली आप सेम पैटर्न पे दोबारा फिल कर सकते हो, बट आपको जो है वो चॉइसेस दोबारा से फिल करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि एमसीसी ऑटोमेटिकली बोले कि हाँ आपने राउंड 1 में किया, हम अपने आप ये राउंड 2 राउंड 3 में खुद कर देंगे वो फिल, ऐसा नहीं होगा। 13 क्वेश्चन ये पूछा है कि राउंड सेकेंड के में मैंने कोई सीट ज्वाइन कर ली है तो उसके बाद में जो है वो मैं रिज़ाइन कर सकता हूँ क्या। तो बिल्कुल आप रिज़ाइन कर सकते हैं, बस आपका जो सिक्योरिटी है वो फॉरफिट हो जाएगा। राउंड 3 के लिए बेसिकली कौन एलिजिबल हैं, तो देखिए राउंड 3 के अंदर में कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, जिनको या तो अभी तक कोई सीट ही नहीं मिली है राउंड 1 या राउंड 2 के अंदर में, या आपको सीट मिल गई थी बट आपने ज्वाइन नहीं करी राउंड 2 के अंदर में, तो आप फॉरफिट हो गई सिक्योरिटी, अब आप दोबारा से जो है वो उसमें पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। बाकी इन्होंने और भी ऐसे कंडीशंस बताई हैं, बट कुछ खास उसके अंदर में मिलेगा नहीं आपको। मोर और लेस सभी लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 3 के अंदर में, बस कुछ में ऐसे ही होगा चांसेस कि आपको सिक्योरिटी हो सकता है कि फॉरफिट हो गई, दोबारा से पे करनी, और कोई है जिनकी सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं हुई वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो आर नॉट एलिजिबल फॉर 3rd राउंड ऑफ अलॉटमेंट। तीसरे राउंड के अलॉटमेंट के लिए कौन लोग एलिजिबल नहीं है, या तो एमसीसी ने आपको डिबार्ड कर दिया पहले ही काउंसलिंग से, या फिर आपने राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मतलब रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया किसी भी एक राउंड में, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसने पूछा है कि तीसरे राउंड के अंदर में मेरे को कॉलेज अलॉट हो गई तो क्या मैं उसको छोड़ सकता हूँ, तो आंसर इज नो। वंस यू ज्वाइन द 3rd राउंड सीट, अगर आप तीसरे राउंड की सीट को एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो आप ना अपग्रेड कर पाएंगे ना रिजाइन कर पाएंगे, इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखिएगा। 17th क्वेश्चन है, अगर मैं पासवर्ड भूल गया तो क्या मैं उसको वापस से कर सकता हूँ, तो हाँ बिल्कुल, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो उसको वापस से रिट्राइव कर सकते हो। वो जो भी प्रोसीजर अपने वेबसाइट पे रहेगा वो आपको फॉलो करना है। इफ़ ए कैंडिडेट फेस डिफिकल्टी टू लॉग इन, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो सिंपल सी बात है, या तो आप पासवर्ड गलत डाल रहे होंगे, या आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर जो भी वो पूछ रहा है वो गलत ही एंटर किए होंगे, तभी होगी ये दिक्कत, वरना तो क्यों आएगी ये दिक्कत। फिर 19th क्वेश्चन है, आई हैव अ डिफिकल्टी इन क्रिएटिंग पासवर्ड, व्हाट मे बी द प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब वेबसाइट का कुछ इश्यू आ सकता है या फिर नेटवर्क का कुछ इश्यू आ सकता है, यही होगा, है ना। अब अपन 20th क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस हैं वो थोड़े बच्चे टाइप हैं कि पासवर्ड ये सब, तो ये इतने समझदार आप है, मुझे लगता है कि ये डिस्कशन करने का नीड नहीं है। अपन डायरेक्टली 21st पे आते हैं। इसमें पूछा है कि मैं अपनी जो चॉइसेस हैं उनको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने चॉइस फिल करी, फिर किसी से आपने डिस्कशन किया, आपके दिमाग के अंदर में ये आइडिया आता है कि नहीं मेरे को अब चेंज करनी चाहिए ऑर्डर, तो आप चेंज कर सकते हैं तब तक जब तक वो चॉइसेस ऑटोमेटिकली लॉक ना हो या आप खुद लॉक नहीं किए हुए हो। अगर आपने एक बार चॉइसेस को खुद लॉक कर दिया तो आप बिल्कुल चेंज नहीं कर पाएंगे, या फिर आपकी चॉइस ऑटोमेटिकली लॉक हो गई तब भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑटोमेटिकली लॉक तो तब होगी जब आपका चॉइस फिलिंग का वो लास्ट मोमेंट होगा। जैसे मान लो सपोज 20 तारीख 1st राउंड का लास्ट मोमेंट है, तो 20 तारीख को रात को 12 बजे चॉइसेस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे अगर आपने लॉक नहीं किए। फिर अगर आप उसके बाद में चेंज करने का कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। मैं प्रिंट आउट कैसे निकालूं चॉइसेस का, तो ये भी बच्चे से सवाल है, पढ़ लेना आप। फिर 23 अपन डिस्कशन करते हैं। इसमें बोला है कि मैं 2nd या 3rd राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता हूं तो जो मेरी पिछले राउंड की अलॉटेड सीट थी वो कैंसिल हो जाएगी क्या, तो आंसर इज येस। अगर आपने अपग्रेड करके मतलब विलिंगनेस शो करी और अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको नया कॉलेज अलॉट हो गया तो पिछले वाली सीट पे आपका कोई हक नहीं रहेगा। तो इसमें समझदारी ये है कि अगर आप कोई भी राउंड की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं
और उससे पहले राउंड में आपको एक कॉलेज अलॉट हो चुकी है, तो आप वही चॉइसेस फिल करें जो पिछले वाले राउंड में अलॉट हुई कॉलेज से अच्छी है। मतलब अगर इनमें से कोई कॉलेज आपको अलॉट होती है तो पिछले वाले राउंड की चॉइस जो कॉलेज थी उसको आप छोड़ के आ सके, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये 24th में है कि अगर मेरे को अपग्रेडेड कॉलेज मिल गया है तो क्या मैं उस कॉलेज में डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकता हूँ? तो आंसर इज़ नो। अगर आपको सपोज राउंड 1 में एक कॉलेज अलॉट होती है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लेते हैं, फिर राउंड 2 में आप अपग्रेड करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं और फिर एक नई कॉलेज अलॉट होती है, तो आपको पुरानी वाली कॉलेज में जाके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आने पड़ेंगे, तभी आप जो है वो राउंड 2 वाली कॉलेज के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं जा सकते राउंड 2 में। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है कि हमने ले लिए हैं, पहले ही डिस्कशन कर लिए हैं। इस जो पूरी PDF है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। बाकी फिर भी कोई डाउट आपके बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वहीं पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आई गेस सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर में कवर करी। वीडियो ऑल्दो अभी भी काफ़ी लंबा हो गया, और ज़्यादा लंबा अपन इसको नहीं खींचेंगे। आप जो है वो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स हैं वो पूछिएगा, वहीं पर अपन रिप्लाई कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी नीट UG 2024 काउंसलिंग के और भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।